खबर है, मैं खुश आमदीद मेरे साथ आ रहा हूं उम्मीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, हाइड एंड सीक चल रही है। कभी मौलाना फजल रहमान तेज, कभी नरम, कभी गर्म। ये मामला क्या है? मौलाना फजल रहमान एक बार फिर किसी के इशारे पे मुतहरक हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ये कौन से इशारे हैं और ये क्या किरदार है जो अदा हो रहा है हमारी सियासत में? इमरान खान को अपोजिशन की बड़ी फिक्र हो रही है। वो कहते हैं देखें, अगर आप शो ऑफ हैंड नहीं करेंगे तो यू विल बी द लूजर। कल नहीं है ना कहिएगा कि भाई हमने कुछ किया या किसी और ने कुछ किया। और साथ ही तरक्याती फंड वाला मामला भी खत्म, गवर्नमेंट ने कह दिया कि जनाब कुछ नहीं दिया जा रहा और सुप्रीम कोर्ट भी मुतमईन। तो क्या नाराज हो जाएंगे जो मेंबर पार्लियामेंट है या नहीं? ये क्या मामला है? इसके साथ अमेरिका ने मोदी की तमन्नाओं के बरक्स ये कह दिया है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड इलाका है। ये क्या सिलसिला है? इसके अलावा कुछ और खबरें भी डिस्कस करेंगे। मौलाना साहब क्या कर रहे हैं? भट्टी साहब, हम तंग ये कह के आज ये हो गया, कल वो हो गया, ना आगे ना पीछे, क्या है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब देखें, पॉलिटिशियन के पास जब खिदमत और अवाम का जज्बा ना हो, फिर करैक्टर असैसिनेशन, इल्ज़ामत दर इल्ज़ामत आ जाती है। मौलाना साहब, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, हारे हुए लश्कर के सिपा सलार हैं। उन्हें बाद इशारे मिलते हैं। नवाज शरीफ साहब बाहर से फ़ोन करते हैं, हल्ला शेरी देते हैं, नून लीग कुछ हल्ला शेरी देती है कि मदरसे के बंदे लाओ हुकूमत गिरा दें। हुकूमत गिर नहीं रही, तो हुकूमत गिर नहीं रही तो आज कल वो मौलाना साहब फरमा रहे थे, ज़रूरी थोड़ा कि हर तहरीक का कोई ना कोई नतीजा निकले। एक जदोजहद तवील होती है, कभी दफ़ा नहीं निकलते। आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फ़ोन किया तो उन्हें फिर जोश आ गया। पता नहीं किसने रात को नींद आई है कि हुकूमत जा रही है इमरान खान साहब की, जानी नहीं जानी वो तो एक लोगों को कंजम्पशन के लिए ये बार बार किया जाता है या क्या है? और साथ जो है ये भी पता चल रहा है कि मियां नवाज शरीफ दोबारा बहुत बड़े जलसे जुलूस नहीं कर सकी पीडीएम, एक कड़वा सच है। अब सारी की सारी जंग सोशल मीडिया और टीवी पे है। मुझे बताया मौलाना फजल रहमान ने इस दौरान अपने हलके की क्या खिदमत की इन 2.5 सालों में? जब कश्मीर कमेटी के सरबराह रहे थे तो कश्मीर के लिए क्या क्या किया, मौजूदा हुकूमत ने क्या किया? अब दोनों जमातें, पहले एक जमात आके दूसरे को बुरा भला कहती है, उसके 15 मिनट बाद दूसरी जमात प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, दूसरे को गालियाँ देगी। अब सियासत गाली गलोच तक महदूद होकर रह गई है, इल्ज़ाम तक रह गई है। अपने लीडर को वो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब का कोई पैगाम आया, फिर उन्होंने जरदारी साहब से कोई बात की। क्या बात की? अच्छा नहीं, मुझे बता दें, कोई दर्जनों दफ़ा बात कर चुके हैं। हाँ। इन्होंने बात करनी क्या है? इनका मकसद ये है एहतसाब से बचा जाए। यही है ना कि मौलाना साहब को भी नैब का नोटिस मिल चुका है, जरदारी साहब के साथ खैर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, बकौल आपके के डील नहीं होती, NRO नहीं होता, डील हो चुकी है। मौलाना साहब अंडरस्टैंडिंग चाह रहे हैं। जिस दिन इनके साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो ये खुद ही कहेंगे, जैसे 2014 में कहते थे जत्थे हुकूमत नहीं गिरा सकते, अवाम की मुंतवी हुकूमत है, ये 5 साल पूरा करेगी। यही इमरान खान के हक में नारे लगाते हुए मौलाना साहब नज़र आएंगे। आज इनकी डील करा देना, इनके भाई पर जो इनके करीबी लोग पकड़े गए हैं उनको छुड़वा देना ऐप से। तो मौलाना फजल रहमान का आप बयानिया चेंज होते हुए देखिएगा। जैसे कभी नवाज शरीफ का बयानिया था हर बात में इस्टेब्लिशमेंट को हिट, जब कोई अदालत ने फैसला हक में दे दिया तो क्या बात है भाई, इस मुल्क में जज जिंदा है, जब खिलाफ दे दिया तो इन 5 को बाहर फेंके। आज है लाइटर सी बात है ना, आज व्हाट्सएप के पहले भी चर्चे होते थे। आज प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक था, वो तो हर बात प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ था, एक जो तरक्याती फंड। आज फिर सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप की बड़ी मुकालमे हुए हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, उस पर बात करते हैं। लेकिन ये बताएं मलिक साहब, मुझे एक बेबैनी किस्म की अब रेंगलिंग नहीं होकर रह गई। आज उनका फ़ोन आया, आज हम तेज़ हो गए। इसका मतलब है ये एक इंच ना आगे जाने के काबिल है ना पीछे जाने के काबिल है। देखिए, एक बात तो सच्ची है कि बयानिया जो है ना, मैं समझता हूँ अपोजिशन ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी इसलिए मारी कि कंसिस्टेंसी नहीं है, मुस्तकिल मजाजी नहीं। अगर आपने अपोजिशन से लड़ना, अपना इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना था तो लड़ते रहते, अगर आपने नहीं लड़ना था तो शुरू ना करते। तो मुझे लगा कि ये सुबह कुछ है, शाम को कुछ है। अब इस वक्त में बात क्या हुई है? अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि नवाज शरीफ का आर्गूमेंट पहले ये था कि 11-12 महीने तो मैंने शहबाज शरीफ को दिए कि वो जिसको आप अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, जिस तरह आप कहते हैं मुकमुका तो यहाँ होता नहीं है, तो शहबाज शरीफ भी अंडरस्टैंडिंग ना कर सके। फिर दूसरा नैरेटिव आ गया, वो ये आ गया कि अपने जरदारी साहब के पास एक ऐसी ताकत है कि वो मुकमुका कर सकते हैं। वो मुकमुका क्या था? वो ये था कि सेनेट से भी अक्सरियत आ सकती है। फिर मुकमुका था अदम इत्मीनान भी आ सकता है अगर वो खामोश रहें। अब मुझे ये लगा कि नवाज शरीफ फिर अपनी पुरानी पोजीशन पे चले गए कि हाथ फिर कुछ नहीं है। कल परसों देख लें, कल
उस टाइम उन्होंने फिर टोन बदली है, उन्होंने फिर बराह रास्त नाम लिया कि वो लोग जिम्मेदार हैं इस महंगाई के जो इमरान को लिए हैं, उन्होंने जर्नैलों का नाम लिया। और आपसे सवाल ये पिंग पोंग है बेसिकली। मैं एक सवाल करूं, अब ये आपने जो ट्रायका बनाया है नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, मुझे ये बताएं कि जो जरदारी साहब हैं वो सारा काम नवाज शरीफ साहब का कर देते हैं, मरियम का रास्ता हमवार कर देते हैं, इक़्तिदार तक आने का, सेनेट में भी इनको इलेक्शन जितवा देते हैं, उन्हें कितने नफरों का सबाब होगा? उन्होंने तो फ़ायदा इनकी लड़ाई का उठाया है, इनकी लड़ाई की वजह से उनके केसेस जो है वो फारग हो गए। वाई वुड ही वांट दिस कंट्राडिक्शन टू बी रिजॉल्व्ड इन द फेवर ऑफ नवाज शरीफ? नहीं, वो अपनी अपनी जंग है, वो सारी आपकी बात सही है, मगर जो बुनियादी बात है ना, जो मैं थोड़ा सा हटने लगा, जो आपकी बात सबसे खूबसूरत है, ये सारे आवाम पे फोकस नहीं कर रहे। अगर ये लोगों पे फोकस कर लें, पीपल बेस्ड पॉलिटिक्स करें, तो इनको ज़रूरत ना पड़े। एक फैक्टर मैंने जो आपको बताना भूल गया, उसमें पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही थी अपने चाचा अमरीकी सदर पे कि जो बाइडेन आएगा तो दुनिया में जमहूरियत आ जाएगी। सैनेट की क्या खबर है बड़ी साहब? वो भी इनका ये गलत फहमी निकल गई। सैनेट में क्या हो रहा है? इमरान खान ने क्या दिया है कि अगर आपने शो ऑफ हैंड ना किया तो हमारी सीटें ज्यादा आएंगी। आपके लिए अर्ज है कि इमरान खान को कोई फिक्र ही नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने ना हुकूमत बनाई है ना बचानी है। दूसरी बात, अगर शो ऑफ हैंड ना हुई, मुस्लिम लीग नून की पंजाब में एक सीट कम हो रही है। अगर शो ऑफ हैंड ना हुई तो सीट मुस्लिम लीग नून लूज कर जाएगी। लूज कर रही है, तो फिर वो क्यों मुखालफत कर रहे हैं शो ऑफ हैंड की? देखिए, ये उन्होंने शो ऑफ हैंड वो इमरान खान की मुखालफत के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमेशा हुकूमतें खुफिया बैलेटिंग पे जोर देती हैं, क्योंकि उनके पास दबाव होता है, ताकत होती है, पैसा होता है, इन्वेस्टर होता है, खर्च करते हैं। अपोजिशन हमेशा शो ऑफ हैंड कहती है। इस दफ़ा वो सिर्फ हुब्बे अली नहीं, क्या कहते हैं, बुग़्ज़े माविया, उसमें सिर्फ के इमरान खान के होते हुए ये अच्छा काम ना हो जाए कि शो ऑफ हैंड करप्शन का बाब ना बंद हो जाए। अदरवाइज जो आप कह रहे हैं ना, ये मौलाना फजल रहमान साहब तिकोन क्या कर रही है, नहीं बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन साहिब इल्म को थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री देखना होगी। पीपल्स पार्टी के केस बंद टोटली, मैं बारहा कह चुका हूँ कि मुझे बताएं कौन कौन से पकड़े गए। इसका मतलब है पीपल्स पार्टी सिंध में फरिश्तों की पार्टी है, नैब को पकड़े ही नहीं वहाँ। दूसरी बात, मरियम पेशी पे गई, जाती उम्रा प्रॉपर्टी के कागज मुझे आज बंदा देखे गया, होश रुबा इंफॉर्मेशन है उसमें। क्या है उसमें? जालसाजी से पैसे ली गई प्रॉपर्टी, उसकी ट्रेल ही नहीं, मनी ट्रेल ही नहीं है, लेकिन नैब उसको क्यों नहीं बुला रही? क्या आपका मतलब बिला वजह ही है? तो पत्थरों से डर गई है? नहीं नहीं नहीं, डर नहीं गई। जिनसे बात होनी थी उन्होंने कहा मरियम को खुली छुट्टी है। वजह क्या? उन्होंने किसी ताकतवर मुल्क ने कहा कि मरियम की तरफ जिसने हाथ डाला, फिर हम हुकूमत को उनके अंजाम तक लेके जाएंगे। और ये बात वजीर आज़म इमरान खान साहब को बाखूबी पता है कि इन हालात में कितना, वो कहते हैं एनआरओ नहीं देना, एनआरओ नहीं देना, एनआरओ नहीं देना, ठीक कहते हैं, लेकिन मरियम को उनके चाहने के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं कर पा रही नैब। नैब को किसने रोका मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। मिडिल ईस्टर्न मुल्क में ने कहा है। देखें, आपके जब उनके तो आप अपने लाले पड़े हुए हैं, उनके 3-4 ममालिक में आपकी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो, आपकी एक मुल्क में इन्वेस्टमेंट है आपके साबका हुक्मरानों की, आप उनके दौलत का हुजम बता दें कितना। तुर्की से आ गया फोन, आ गया, और इस्लामाबाद के इर्द गिर्द लोगों ने कहा है कि भाई हमने अब कह दिया मरियम को, उन्होंने ही कहा है जिन्होंने नवाज शरीफ को बाहर भेजा था, और इमरान खान को भी कहा है आप जितना मर्जी करें मरियम रेस्ट नहीं होगी। इमरान खान ने अपने 2 आईनी माहिरीन बुलाए, नैब वाले केस पे 2 आईनी माहिरीन, उन्होंने कहा ये बताएं जिस पे नैब ने मरियम नवाज साहबा को बुलाया था, इस केस में वेट है? उन्होंने कहा जी 100% है, इसमें उनके खिलाफ बड़ा मजबूत रेफरेंस जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप इस सिलसिले में बात करें शहनशाह अकबर, सॉरी मतलब कौन से थे शहनशाह? शहजाद ओ यार नहीं, ओ भाई वो जो बादशाह रहे अकबर, अकबर। तो जब उन्होंने आगे बात की, उन्होंने कहा यार आप इस इशू पे ना आए, हमने मरियम को नहीं रेस्ट करना, नो मोर। इससे ज्यादा और क्या खुली भट्टी साहब, आप पता क्या खबर दे रहे हैं? आप खबर ये दे रहे हैं कि मैच फिक्स है, तो ये तो एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, ये क्या हो रहा है फिर?
देखिए ये तो मैच फिक्स मेरे हर दिल अजीज इमरान खान साहब 1 अरब दफा कह चुके हैं एनआरओ, कभी उन्होंने कहा एनआरओ कौन मांग रहा है? मुझे ये बताओ, आज तक मुझे उनका नाम बता दें, मैं आपको अपना उस्ताद मानूंगा। मैं आपको अपना उस्ताद मानूंगा, क्योंकि एनआरओ देने वाले पूछते नहीं। ये बात अजीब है मलिक साहब कि एक सारे सबूत मौजूद हैं और उनको बड़ी साहब की खबर के मुताबिक जो है वो कहते हैं बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, तो उसको गिरफ्तार से नहीं किया जा रहा क्योंकि मुबैना तौर पर बयान किया गया हराम का पैसा उस मुल्क में इन्वेस्ट है इनका, जिसकी बुनियाद पे जो उनका लीडर है जो भी है, जिसका दामाद भी चोरी करते पकड़ा गया था, वो उसने कह दिया। आप ये कह रहे हैं कि इनको ना पकड़ा जाए, कह दिया क्या ये गुनाह का नेक्सस है, जुर्म का नेक्सस है? मैं भट्टी साहब से थोड़ा इख्तिलाफ करना चाह रहा हूँ, फिर इस पॉइंट पे आता हूँ। देखिए जहाँ तक इन्होंने इनकी ओपनिंग थी कि इमरान खान के लिए सब ग्रीन ग्रीन है, मज़े मज़े में है, अगर आप क्लासिफिकेशन देखें ना जो पीटीआई के अंदर इस वक्त हो रहा है तो आप सर पकड़ लेंगे। अब वो ताकतवर चीज़ें इमरान से आप हटा दें तो मुझे लगता है इमरान 12 घंटे की भी पाकिस्तान में नहीं, तो अगर ताकतवर चीजें नवाज शरीफ साहब के पीछे से हटा दें, ताकतवर चीजें हटा दें, ताकतवर चीजें हटती तो नवाज शरीफ मुजरम बाहिर होता इस वक्त। मरियम नवाज का ओपन एंड शट केस है, क्यों नहीं पकड़ी जा रही? ये बता दें, थोड़ी कहानी सुने ना चेयरमैन नैब साहब को या उनसे अभी वर्षन ले, वकीलों को नहीं पकड़ सकते। मरियम के खिलाफ जो रेफरेंस बनाया था वो झूठा है या सच्चा? सच्चा है तो क्यों नहीं पकड़े? किस बुनियाद पे इख्तिलाफ कर रहा हूं, जरा रियलिटी क्यों नहीं पकड़े? जो असल साज पाकिस्तानी उस पर नहीं मैं बात कर रहा। पीटीआई के अंदर यकीन करें आप, इस क्लास की तकसीम है कि अपनी पार्टी के अंदर लीरों लीर काम इत्तेहादियों के साथ। ये आपसे ना मैं आपसे पंजाब बताऊं तो पंजाब में पता है कितने ग्रुप है, शायद मुझे आधा घंटा लगे। वज़ीर आला का अपना ग्रुप है, गवर्नर का अपना ग्रुप है, चौधरी एजाज का अपना ग्रुप है, अलीम खान का अपना ग्रुप है, जंगीर तरीन का अपना ग्रुप है, वजीर खारजा का अपना ग्रुप है। ये आपके मैं पंजाब बता रहा हूं, सुन ले, वो पता नहीं 10,000 12,000 है। और ये भी सुन ले, सुन ले ठहरे भट्टी साहब, ये मुझे बताना जरूरी है। ये जो आप कहते हैं ना पंजाब का वजीर आला बहुत बड़ा मसला है, मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूँ, अगर ये वजीर आला चला गया तो पीटीआई पंजाब में नहीं बचेगी। इसकी वजह से फिर भी थोड़ा सा सुकून है, इसकी वजह से इतने ग्रुप बन जाएंगे, इसके जाने से पार्टी खत्म हो जाएगी। अब मैं मलक साहब से नहायत अदब एहतराम से इस बात का वजूद ही नहीं है। ये कह रहे हैं ना पीटीआई में बड़े ग्रुप हैं, नून लीग में तो भतीजी चचे का ग्रुप है, भतीजी चचे का ग्रुप है, सगे कजर का ग्रुप है, ख्वाजा आसफ का ग्रुप अलग है, शाहिद हकान अब्बासी का ग्रुप अलग है। अभी तक मुस्लिम लीग नून लंदन देख रही है कि किसको सेनेटर बनाना है, इनकी कमेटी नहीं बैठ सकी। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं यार? मुलामाना ज़ेन के हम लोग हैं, हर जमात में फैसला पीपल्स पार्टी का जरदारी साहब ने करना है, कोई सीसी की मीटिंग नहीं है। नून लीग का फैसला नवाज शरीफ ने करना है, पीटीआई का फैसला इमरान खान ने करना है। मुझे बताएं नून लीग के इत्तेहाद की दो मिसालें। चले मैं आपको अच्छी मिसाल है, मुझे आप बता दें कि खुर्रम लगारी मुझे एमपी ये बता दें पीटीआई का जो कह रहा है कि 6 बंद मैं छोड़ रहा हूँ, मैं वोट नहीं डालूंगा, 5 मेरे साथ हैं। मुझे बताएं ये रूलिंग पार्टी, ये रूलिंग पार्टी। अरशद अंसारी ने क्या कहा था? अरशद अंसारी ने कहा था कि नहीं वो तो उसको 4 महीने हो गया। अच्छा, उसको 4 महीने। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, इस वक्त मैं अभी आ जाता हूँ, मुझे सिर्फ हुक्म दे दिया करें, मुझे इजाजत लगी हुई है, लगवाने दो। नहीं मैच बराबर है दोनों तरफ। सुन ले काजी साहब, वो खलीलू सियाल साहब, उन्होंने चंद दिन पहले क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? वो भी 1 साल पुराना केस है, वो भी कब के छोड़ गए पार्टी। मेरे भाई अब तुम्हारा आपका हर केस ही पुराना है, अब मेरा हर केस ही नहीं है, मैं क्या करूं? आपको पता नहीं जिस साहब की बात कर रहे हैं, इनको 9 महीने पहले वजारत से हटा दिया था। असल में इनकी दोस्ती है जंगीर तरीन से, मुझसे पूछ लिया करें, मैं हाजिर आपका हाथ। तो पीटीआई इनकी जाती दोस्ती है जंगीर तरीन से, और जंगीर तरीन को अपने ये फैमिली का बड़ा समझते हैं। आज जंगीर तरीन सिर्फ ये कह दे कि मेरे और इमरान के रास्ते अलग हैं, फिर 15 से 20 एमपी आपको ये तो हो गया। अगर नहीं आपकी बात साबित होगी, अगर लगारी खुर्रम छोड़ गया है, अगर ये लगारी छोड़ है तो इसका मतलब जंगीर तरीन आमने सामने नहीं है ना इमरान भाई, मेरे जंगीर तरीन आमने सामने नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं तो फिर ये क्यों छोड़? जंगीर तरीन सब लंदन चले गए थे। कौन सा इंडिपेंडेंट एजेंट है यार? काई साहब मुझे बताएं, आप लगारी साहब जो है वो किसी या तरीन साहब जो है, आपका फेवरेट टॉपिक, यार मेरी बात, आपका फेवरेट, मुझे पीपल्स पॉलिटिक्स दिखा दें, हुकूमत में दिखा दें, कहीं पे भी नहीं। नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के और बाहर से सिफारिशें करवा के सब एक जैसे जो
आप जिनको हम डिफेंड करते फिरते हैं वो अपने काले धन के बल पर और अपनी 2 नंबर इन्वेस्टमेंट के बल पर मुबैना तौर पर यहाँ कानून से बचते फिरते हैं। तो अच्छा काजी साहब आज या कल कागजात जमा हो रहे हैं, मुझे नून लीग के मुतवक्का उम्मीदवारों के नाम बता दें। पीटीआई ने चलो नवाज इमरान खान ने अपने करीबी दोस्त कर लिए, इसमें कोई शक नहीं है, मैं इधर किसी का गलत किसी को डिफेंड करने नहीं बैठा। नून लीग तो फैसला नहीं कर पा रही, एक लिस्ट है मरियम की, एक है शहबाज शरीफ की, एक है नवाज शरीफ की। तो इधर अवाम तो कहीं मैटर करती नहीं। मेरी अर्ज ये है हुकूमत ये सीटें फिर ज्यादा पीटीआई निकाल जाएगी मैं आपको कह रहा हूँ निकाल रही है। इमरान खान साहब ने ऐसे नहीं कहा, क्योंकि इमरान खान को कुछ तस्वीरें आ जाती है, मुलाकात हुई, कुछ खुफिया मुलाकातों की तस्वीरें और खबर नहीं दी जाती, और असल मुलाकातें वो होती हैं, फैसले उसमें होते हैं कि तुम्हारी अवाम कितने में बिकेगी, ज़मीर कितने में बिकेगा। तो ये जमहूरियत, असल फैसले वहां होते हैं। ये एक ब्रेक की तरफ आते हैं। ऐसी सियासत हमने भी 35 नहीं देखी, सिफारिशें बाहर से हो रही हैं, जुर्म है पकड़ नहीं सकते, वकला हैं मारते हैं, कहते हैं कब्जे की इजाज़त दे दो। रियासत देख रही है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। एक ब्रेक के बाद मजीद देखते हैं क्या हो रहा है। ये जो फंड था अपोजिशन का जो दे दिया जा रहा था एमपीज़ को, वो तो अब नहीं रहा, तो इसका कोई असर पड़ेगा। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। आज तरक्याती फ़ंड के हवाले से वजाहत कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कबूल भी कर लिया, मगर इस वजाहत के साथ साथ कुछ रिमार्क्स जो आए हैं वो आपको हम कुछ सुनवाते हैं। आप स्क्रीन पे भी देख सकेंगे, ये हमारे फाजिल जज साहिबान के भी हैं, अटॉर्नी जनरल के भी हैं। इन दिलचस्प जुमलों का तबादला भी हुआ, जिसमें समात में अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म से जवाब मांगने पर एतराज़ किया। जो एतराज़ आज कर रहे हैं वो कल क्यों नहीं किया। जस्टिस काजी फाइज साहब, किसी रुकन असम्बली को तरक्याती फ़ंड नहीं दिए जा सकते। अटॉर्नी जनरल, क्या वज़ीर आज़म मज़ाती हैसियत में जवाबदेह थे। जस्टिस उमर अता बंदयाल, वज़ीर आज़म को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उमर अता बंदयाल साहब, वज़ीर आज़म इस वक्त जवाबदेह है जब मामला उनसे मुतल्लक़ हो। बंदयाल साहब, हुकूमत जवाबदेह हो तो वज़ीर आज़म से नहीं पूछा जा सकता। बंदयाल साहब, हुकूमत सेक्रेटरीज के जरिए चलाई जाती है। कल मुझे व्हाट्सएप पर किसी ने कुछ दस्तावेजात भेजी। काजी फाइज ईसा साहब, नहीं ये क्या कह रहे हैं, कल मुझे व्हाट्सएप पर किसी ने कुछ दस्तावेजात भेजी हैं जस्टिस फाइज साहब, और ये कह रहे हैं कि हल्का NA 65 में हुकूमती इत्तेहादी को भारी भरकम फंड्स दिए जारी किए गए हैं। ये भी फाइज साहब कह रहे हैं। क्या नहीं काजी साहब, मैं कतकला में अगर ये मोहतरम फाजल सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो अल्लाह की अदालत है, फाइज साहब के बात है, इसको तो रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेना चाहिए था, इसका अफराजी कराना चाहिए था। ये मैं आपको सुनाता हूँ ना आगे क्या हुआ। क्या सड़क की तामीर के लिए मखसूस सड़कों को फंड्स दिए जा सकते हैं। ईसा साहब ने पूछा क्या हल्के में सड़कों के लिए फंड्स देना कानून के मुताबिक है। हम दुश्मन नहीं, अवाम के पैसे और आइन की हिफाजत करें। मेरे खिलाफ ट्वीट्स की बरबार हो रही है, यह भी फाइज साहब ने कहा। मालूम नहीं कि वज़ीर आज़म को सियासी इक़दाम पर आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है या नहीं। तहम माजी में अदालतें वज़ीर आज़म को तलब करती रही हैं, यह भी फाइज साहब ने कहा। क्या वज़ीर आज़म का काम लिफाफे तकसीम करना है। जस्टिस फाइज साहब, वज़ीर आज़म ने कहा 5 साल की मुद्दत कम है। ईसा साहब, वज़ीर आज़म को चाहिए कि वोट में तोसी के लिए असम्बली से रुजू करें। व्हाट्सएप वाली दस्तावेजात आपकी शिकायत है, जायज़ा लेंगे। अटॉर्नी जनरल का कहना था मुझे शिकायत कुनिंदा ना कहें, मैं सिर्फ निशानदेही कर रहा हूँ। ये फाइज साहब ने कहा। आपने शायद मेरी बात ही नहीं सुनी। फाइज साहब ने कहा आप काफ़ी देर से ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, बात तो मेरी नहीं सुनी गई। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा वज़ीर आज़म का जवाब काफ़ी मुदल्लल है। चीफ जस्टिस, जज और वज़ीर आज़म एक मुकदमे में फरीक हैं। चीफ जस्टिस साहब, हम वज़ीर आज़म ऑफिस को कन्फ्रंट करने नहीं बैठे हुए, ये कहा चीफ जस्टिस साहब ने। हुजूर, मैंने ये सारी चीज़ें तफसील से जज साहब और प्राइम मिनिस्टर फ्रीक किसमें है, वो जो रेफरेंस आया हुआ है। अच्छा। और अभी रेफरेंस का फैसला नहीं हुआ, क्योंकि अभी नहीं हमें पता चला वो कहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि वो जो जवाब आया था FBR की तरफ से वो कितना तसल्ली बख्श था। थिंग्स आर इन, क्या कहना चाहिए, नहायत काबिल एहतराम, इस वक्त बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम और बड़े दबंग हैं फाइज ईसा साहब। उन्होंने कहा मादी में वज़ीर आज़म को तलब किया जाता रहा सुप्रीम कोर्ट में। मादी में सुप्रीम कोर्ट में हमले भी हुए हैं, आपको पता है? नहीं, मेरा ख्याल है आप पाकिस्तान की हिस्ट्री से आशना नहीं तो हुए हैं। तो कल कोई हाई कोर्ट में भी तो हमला हुआ है। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमला हुआ है कल। हाई कोर्ट इस्लामाबाद में दो दिन पहले मसूर हुए हैं हमारे चीफ जस्टिस 3 घंटे को। वो हमला अदालत पे नहीं हुआ, चीफ जस्टिस वो एक एहतजाज हुआ है। जरा भट्टी साहब किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं क्यों नहीं हुआ भाई, तोड़ फोड़ की अंदर। नहीं मैं आपकी बात कर रहा हूँ जो आप 90s की बात। नहीं, वो भी
सजाद अली शाह थे, उन्होंने छुप के जान मैं वो कह रहा हूँ उसकी बात, उसमें MNS के नाम शामिल है। मुझे याद है तारक अजीज साहब उसमें असेंबली से भी बार वुकला है, तो वुकला के लिए कानून अलग है। अख्तर रसूल साहब थे वो, बड़ा जो केस आप उसकी बात कर रहा हूं, नहीं कोई और था, सारे थे, सारे वो तो बेचारे फ्रंट मैन थे ना। इधर वैगन किसी ने कराई, पैसे किसी ने बांटे, हाई कोर्ट हुआ। मुझे वाले पराठे भी पक्के थे, खाना दिया गया था बकायदा, हमलावरों को तैयार किया गया था। जरा ये बताएं कि वजीर आजम को तलब करना सही किया, मैं समझता हूँ, चाहे यूसुफ रजा गिलानी पे किया, इमरान खान साहब को किया, तलब या नवाज शरीफ को, लेकिन यार ये सुप्रीम हाई कोर्ट में जो हमला हुआ है इस पे किसी को क्यों नहीं तलब किया गया? मैं तो समझता हूँ मुल्क के मफाद में आता है, इस्लामाबाद के कोई और मुल्क है। नहीं तलब नहीं किया, इसी पे बिल्कुल इसी तरह करोड़ों रुपए की वीडियो चली, उस पे भी कोई केस नहीं बना। अफ्रीका का तो नहीं है कोई, सारे अफ्रीका बना कैपिटल, मैं वही बता रहा हूँ, सारे कैपिटल बना हुआ है, अफ्रीका ही बना है। हाई कोर्ट पे हमला हुआ, किसने किया, कौन जिम्मेदार है, किस पे केसेस हो, आपके इसी शहर में जो आपके हॉस्पिटलों में हुआ है, आज तक बताएं कौन जिम्मेदार है। अब आपने वीडियो देखी है, आदमी है, ये कैसे हो कोई केस दिल के अस्पताल पे हमला हो और उस पे कार्रवाई ना हो, नगरी भी नहीं है। आप अंदरूने लाहौर के, मैं भी लाहौर का रहने वाला हूं, ये कैसे मुमकिन है कि दिल के अस्पताल पे कोई हमला करे, सुन ले, ऑक्सीजन उतारे, डॉक्टरों को मारे और वो मुलजम पकड़े ना जाए, उसी तरह ना सुन ले, आपकी ब्रेकिंग न्यूज है ना कि मरियम पे कह दिया गया भी इसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। मैंने नहीं कहा भाई, मैं भूल गया सारा, आपकी खबर है, अभी खबर दी है 2 मिनट पहले आपने। फिर आप इस तरह करें कि वो गए हैं, ये साहब वाले ठहरे जी, ठहरे नया वाले गए हैं कि बीबी के खिलाफ ये मुकदमा सस्पेंड तो नहीं है, मुझे तो लगता है। बात सुने ना, इस तरह कर देते हैं, सच बोल फिर कोई ऐसा कानून देखें, चीजों को कानूनी कर दे। मिसाल के तौर पर कानून हो कि ये मलिक साहब अगर यहाँ कब्जा करेंगे तो ये जायज है, मलिक साहब हमला करेंगे तो जायज, सईद काजी करेगा तो उन्हें फड़ के अंदर दे दें, तो कानूनी अरेंजमेंट बना दें। और कानूनी अरेंजमेंट का है, पैमरा के पास जाली रेटिंग के सिलसिले में 3 शिकायतें गई हैं, 3 शिकायतें, ये काम खुल रहा है। पैमरा में कहा गया कि हमें फेक रेटिंग दी जा रही है, जाली रेटिंग दी जा रही है। आज मैंने पैमरा हुकाम से पूछा तो मैंने कहा क्या कार्रवाई करें, उन्होंने कहा दूसरा ग्रुप बहुत ताकतवर है, उसको कोई माइका लाल नहीं छेड़ सकता। ये इस तरह मुल्क चला रहे हैं, ये मुल्क इस तरह चला रहे हैं कि डाडे दी सत्ती भी 100 होवे ते माड़े दी 100 भी सत्ती है। कादी साहब छोड़ें, किन से इंसाफ तलब कर रहे हैं। साहब एक और अच्छी खबर आपसे दोनों से शेयर करना चाह रहा हूँ। वज़ीर साहब ने हमारे ने फरमाया कि जो दरीना कारकुन है, जो असल PTA के लोग हैं, उनको हम वो देंगे अपना ना सेनेट का टिकट। तो ये हफीज शेख साहब हमेशा PTA में रहे हैं। नहीं, हफीज शेख साहब की बहुत ज्यादा कुर्बानी है, मैं जानता ये बनाने वाले हैं PTA, वो लिए नहीं, वो पीपल्स पार्टी के जो वजीर खजाना रहे हैं, तो उसके लिए ना एक उनके साथ खैर सगाली के तौर पर पीपल्स पार्टी के साबका वजीर खजाना को हम जो है, और हालिया बाबरवान से भी बाबरवान भी पीपल्स पार्टी से 35 साल से इसी के साथ PTA के साथ उधर से नहीं, वो पीपल्स पार्टी में उन्होंने तो कहा मैं दरीना लोगों को दूंगा सबको, जो मेरे पार्टी के। हम आपने मैं तो सीखना चाह रहा हूं की बात कर करके मर जाना है। हाक में वक्त जो भी आएगा अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और खुद पर नमाज़ करने वालों को नवाजेगा। अच्छा, ये जुल्फी बुखारी साहब भी बहुत ज्यादा बुनियादी कारकुन है, पार्टी के लिए बड़ा काम किया उन्होंने, जद्दोजहद PTA के लिए की है। देखें जो सच है वो खुद इमरान खान साहब ने भी नहीं की। कमाल है, कमाल। मैंने गलियों में, कूचों में, मैंने 126 दिन इस्लामाबाद रहा था यार, अनथक आदमी है, इसने 4 बंदों के ट्रक उठाए हुए अकेला ला रहा है, पुलिस से लाठियां मार रहा है, साटी पर शेलिंग हो रही है, वो यूं करता रहा। उन्होंने कहा नहीं, डी चौक में मेरा कायद इमरान खान इंतजार कर रहा है, ये मेरे जो ट्रक के ऊपर 2000 बंदा है, ये मैं छोड़ के आऊंगा। जबरदस्त। अब इतना सेनेटर बनना तो उनका बनता है। ये हमें हर चीज पे तनकीद नहीं करनी, किसी की अच्छी बात की तारीफ करना। और आजाद दोस्त साहब का भी चांस है, वो भी बन सकते हैं। नदीम बाबर साहब देखे ना, LMG पे इतने टीके लगाए, आपको इतने इंजेक्शन लगाए, तो अब थोड़ी सी उई क्यों कर रहे हो? नहीं, कोई हुई नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कानून, इनको कानूनी हक दे दें। अच्छा, कुछ लोगों को कब्जे का दे दें, कुछ लोगों को कहें लॉ है। काई साहब आपका फेवरेट टॉपिक सुनने में आ रहा है कि 70 करोड़ जो वजीर आज़म साहब ने का रेट बताया ना, सुनने में है जब से उन्होंने बयान दिया रेट और बढ़ गया। ये बलोचिस्तान में उन्होंने कल फरमाया था ना, 70 करोड़ का सेनेटर है। और ये जो थोड़ी देर पहले आप खबर दे रहे थे ना, ये तो स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप्स बने हुए हैं। अरे भाई, यही तो कमाई का मौसम है, इसमें कमाई नहीं करेंगे तो फिर इलेक्शन कैसे करने आगे से? भाई साहब, आप स्टॉक एक्सचेंज में रह रहे हैं, रोज रेट ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, खुदा का रेट तो इस तरह ही होता है। कहां ले गया पाकिस्तान? हर साल देखें मेरी, ये था नया पाकिस्तान। कितने का इलेक्शन होता है अमेरिकन? $7 बिलियन का। हम अमेरिका तो लेना $7 बिलियन का, $7 बिलियन का ये इंडिया का इलेक्शन हुआ था। और ये इंडिया वाला तो सिर्फ ये व्हाइट मनी है, 7 बिलियन, वो जो अंदर से सामान दिया जाता है। जान की माल पाऊं तो एक अर्ज करने लगूं, बिल्कुल सीरियस। अगर
70 करोड़ में पूरे वज़ीर आज़म से फरमा रहे हैं, खुद कह रहे हैं। सुन लें, फिर मुझे बताएं, एक रेडी पे रेस लिस्ट ना लगी हो जिस पे अमरूद हो 20 रुपए किलो, केले हो 15 रुपए, आप उसको पकड़ के 7 दिन जमानत नहीं होने देते। उसने किसी से कर्जे पे रेडी ली होती है, कर्जे पे लेके 10 से 7 हज़ार फल डाला होता है, वो बेच के बच्चों की पेट की आग बुझाता है, उसको आप गिरफ्तार करके अंदर मजिस्ट्रेट कर देता है। और ये मुझे बताएं कि आपके एमपी 70 करोड़ में बिक रहे हैं, रेट लिस्ट तो लगवा दें असम्बलियों के बाहर। ये तो मेहरबानी करें यार, इधर जमहूरियत है, पता तो चले। सब्जी बेचने वाले पे मैंने 10 बंदे देखे हैं जिन्हें गिरफ्तार करती है कि रेड लिस्ट नहीं लगाई। ऐसे ही वो एक बाबा जिसकी उम्र 70 साल थी, खुदा की कसम मौसमियाँ बेचता था, कारपोरेशन उसकी रेडी ले गई, 5,000 रुपया लेके उसको छोड़ा कि आपने रेड लिस्ट नहीं लगाई। तो अच्छा, 70 करोड़ में बेचते हो तो रेट लिस्ट तो लगा दो इनकी। रेट लिस्ट तो लगी हुई है, ज़रा वो खुफिया रेट लिस्ट है। बहरहाल ये एक तबकाती निज़ाम है और इस तबकाती निज़ाम में जो राइट्स हैं वो बड़े डिफरेंट होते हैं और एक हमें ट्रीट मफतूआ लोगों की तरह किया जाता है आम आदमी को। ब्रेक के बाद आएंगे तो मोदी की जो गवारे से आवाज़ किसी हद तक अमेरिका ने निकाली और कहा कि ये कश्मीर एक डिस्प्यूटेड जगह है। और हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल एजाज अवान साहब होंगे, उनसे पूछेंगे इस बयान की क्या अहमियत है और ये क्या सिलसिला है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारे साथ जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हैं। और जनरल साहब, वेलकम टू द शो। मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं, फिर मेरे दोस्त बात करेंगे। एक तो अमेरिका ने जनरल साहब हमारे साथ हैं। जनरल साहब, आपने मेरे ख्याल में लाइन कट गई है भट्टी साहब, तो हम थोड़ी देर बाद उनसे बात करेंगे। लेकिन 2 सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूँ भट्टी साहब, वो ये हैं कि एक तो ये कि अमेरिका ने कहा कि हम इस कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड एरिया समझते हैं। दूसरा, एक और बड़ी हैरत अंगेज़ खबर थी जो मैं आज देखी कि इजराइल की जो पार्टी है उन्होंने एहतजाज किया है कि अभी तक बाइडन ने बहुत लोगों को फ़ोन किया, चीन किया, इधर इंडिया में भी कर दिया, मगर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू को फ़ोन अभी तक नहीं किया। नहीं, देखें वो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं। एक तरफ जो बाइडन कोई 4 मुल्की अपना इत्तेहाद बना रहा है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ये बहरुल काहिर और बहरुल इन पर, लेकिन मकबूजा कश्मीर पे अमेरिका का बोलना खुश आइन है। तो हमारे ख्याल है ज़रा देखें यार, जना आज़ाद अवान साहब आ जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गिरफ्त रखते हैं इस इशू पे। जी जनरल साहब, जी जनरल साहब आने से पहले मलिक साहब आप कमेंट करें। साहब एक चीज़ तो है जी, सॉरी जनरल साहब, सॉरी, मैं आई रिपीट माय क्वेश्चन। एक तो ये कि मोदी साहब और जो उन्होंने कहा है कि जी ये इस एरिया का स्टेटस नहीं बदला अमेरिकी नई एडमिनिस्ट्रेशन की नज़रों में, और साथ ये भी बता दिएगा इट वाज वेरी अनयूजुअल कि उन्होंने इजराइल फ़ोन नहीं किया और इजराइल ने इनडायरेक्टली एहतजाज भी किया है। तो बाइडन साहब कुछ मुख्तलिफ लाइन पे नहीं चल रहे जो आम सोचा जा रहा था। पहले ज़रा कश्मीर पर फरमा दीजिएगा जनरल साहब। देखें, कश्मीर पर बड़ी साहब बात यह है कि ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है और जो हिंदुस्तानी आइन के अंदर होने वाली तरमीम यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस को सुपरसीड नहीं कर सकती। ये एक इसकी लीगल पोजीशन है, वो इंटरनेशनल प्रोविजन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है और उसको यूनाइटेड नेशन की बैकिंग हासिल है। और ये जो उसके ऊपर रेजोल्यूशंस हैं वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हैं और जनरल असेंबली के पास किए हुए हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो सुपरसीड नहीं हो सकते। तो प्रेसिडेंट जो बाइडन की जो ये स्टेटमेंट है, नेचुरली वो दुनिया के मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट हैं, मोर रिस्पॉन्सिबल ऑफिस ऑक्यूपाई किया हुआ है उन्होंने, तो इसमें बैठ के वो इसको डिस्प्यूट को सरफ नज़र नहीं कर सकते और वो ये नहीं कह सकते कानूनन कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है। तो उन्होंने अपनी पोजीशन को मेंटेन करते हुए एक फॉर्मल रिप्लाई दिया है। लेकिन देखना ये है कि क्या जो मुल्क ये वायलेट कर रहा है वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, इनका एलाई है, क्या उसके ऊपर वो डिप्लोमेटिक प्रेशर आता है? क्या उनको इस आइन को, ये जो आइनी अमेंडमेंट है इसको रिवर्स करने के लिए कहा जाता है? वो जो यूनिलैटरली स्टेटस तब्दील किया है, फिर वहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, क्या उनकी वजह से उनके ऊपर कोई मैं अर्ज करता हूँ, आपने इससे पता चलेगा। इस एरिया में बड़ा काम किया। आप जैसे फरमाया कि यूएनओ ने, जनरल असेंबली ने कहा है कत्लो गारतवा, और ये कहीं ये तो नहीं कि भारत में 15 से ज़्यादा अलहदगी पसंद तरीके चल रही हैं, किसान सड़कों पर है और मोदी अपनी दहशत और वहशत मकबूजा कश्मीर में करके लोगों को डिट्रैक्ट कर रहा है। और आप क्या समझते हैं इसका हल कोई नज़र आ रहा है फ्यूचर में? जनरल आज़ाद अवान साहब के तजुर्बे से बड़ी साहब बात यह है
कि उनके मुल्क में इस वक्त 13 अलहदगी पसंद जो तहरीकें हैं वो चल रही हैं, लेकिन उनमें से किसी एक का स्टेटस मुतनाज़ नहीं है। वो आवाम की डिमांड है, लोग अपने हुकूक मांग रहे हैं हुकूमत वक्त से, लेकिन उनको यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन का कवर हासिल नहीं है। लिहाजा कश्मीर को उनसे न इक्वेट किया जा सकता है और न कश्मीर के ऊपर जुल्म और जबर करके उनको ये बताया जा सकता है कि हाँ, इस तरह इंडिया यकीनन ये कोशिश ज़रूर कर रहा है कि जो मुल्क जो मुतनाज़ा इशू यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, जिसमें स्टेक होल्डर पाकिस्तान भी है और हिंदुस्तान भी है और कश्मीर के लोग भी हैं, अगर मैं उसको डिसरिगार्ड कर सकता हूँ तो आप लोगों की बात तो मैं हरगिज़ नहीं मानूंगा। तो ये एक किस्म का उन तहरीक जो आज़ादी की तहरीकें हैं उनके लिए एक मैसेज ज़रूर दे रहा है नरेंद्र मोदी, लेकिन इन दोनों को हम इक्वेट न कर सकते हैं, न करने देंगे उसे। अच्छा जनरल साहब, अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री पूरी दुनिया में जो रिएक्शन है उसमें यूरोप शामिल है, अमेरिका शामिल है, इस पर कोई मेरे ख्याल में मुझे शक नहीं कि ह्यूमन राइट्स का इशू बना है। ये बहुत बड़ी कश्मीरियों का क्रेडिट भी है और बात भी है। मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो रिएक्शन है, क्या आप समझते हैं वो वाकई फोर्सफुल है? हालांकि इंडिया की अंदर की जो कंडीशन है वो बहुत वीक है। उस हवाले से मुझे लगता है कि पाकिस्तान का रिएक्शन शायद या सपोर्ट टूवर्ड्स कश्मीरी, उसमें मुझे उतनी वो जान नहीं लग रही। एम आई राइट? बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जिस रिजॉल्व का स्पीच की थी यूनाइटेड नेशन में, उसको आके पॉलिसी में ट्रांसफॉर्म नहीं किया। उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर उठानी पड़ी तो मैं बंदूक उठाऊंगा, कश्मीरियों को अगर दीवार के साथ लगाया गया तो वो जंग करेंगे। लेकिन अब इस तरह की कोई सपोर्ट, बल्कि हम जो एक स्टेटेड पोजीशन है हमारी कि हम पॉलिटिकल, लीगल और मॉरल सपोर्ट उनको प्रोवाइड करेंगे, तो पॉलिटिकल सपोर्ट तक हमने प्रोवाइड नहीं की जिस तरह होनी चाहिए। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान ने यूनिलैटरली यूएन रेजोल्यूशंस को डिसरिगार्ड कर दिया और उसने इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी तस्लीम करने से इनकार कर दिया, मगर हमने शिमला एग्रीमेंट को और लाहौर डिक्लेरेशन तक को हमने नल एंड वाइड करार देकर असेंबली के फोरम पे असेंबली में ये नहीं किया कि ये अब नल एंड वाइड हैं और अब जो बात होगी वो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन की रोशनी में होगी। बायलैटरलिज्म दफन हो चुकी है। अब या हम इंटरनेशनल पॉलिसी को एक्सेप्ट करेंगे या यूएन रेजोल्यूशन के तहत उसको एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा जना साहब, गुजारिश ये है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी साहब के दोस्त थे, मोदी साहब उनकी कैंपेन भी चलाते रहे। आप क्या समझते हैं जो बाइडन के आने के बाद मकबूजा कश्मीर को उनका हक मिल सकेगा या माजी की तरह यही वीकनेस दिखाती रहेंगी जिसकी आपने निशानदेही की है? देखिए, दो बातें हैं। एक तरफ तो जो बाइडन जो हैं उनका जो पूरी कौम के सामने और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो स्टैंड वो हमेशा लेते आए हैं, और अब भी उन्होंने अपनी इलेक्टोरल कैंपेन में बात की थी सऊदीया के हवाले से, चीन के हवाले से, यमन और सीरिया के हवाले से। हिंदुस्तान पर वो खामोश रहे, लेकिन वो जहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं उसको वो इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ तक तो देखने में अभी हम देखेंगे कि जो बाइडन जब अपनी साउथ एशियन पॉलिसी के ऊपर स्पीच करते हैं तो उसमें वो क्या पोजीशन लेते हैं, यहाँ तक तो है। लेकिन जो दूसरी तरफ है, उनके जो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को इंसाइट कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ, और इंडो पैसिफिक कमांड में जिस तरीके से वो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उससे मुझे खतरा ये है कि उनको प्रॉक्सी वो तभी इस्तेमाल करेंगे चाइना के खिलाफ और इस रीजन में जब वो उसकी चीज़ों की तरफ से सर्फ नज़र करेंगे जो कुछ हिंदुस्तान कर रहा है। तो अब ये जो है कॉट बिटवीन डेविल एंड अ डीप सी, इसमें देखना ये है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन एज अ स्टेट्समैन किस तरीके से अपनी पोजीशन को असर्ट करते हैं। और इसमें जो उन्होंने चाइना के खिलाफ बात की है कि हम कन्फ्रंट्रेशन नहीं चाहते, हम कम्पीट करेंगे चाइना के साथ। अब कंपटीशन जो है मईशत के मैदान में वो और चीज़ है और हॉस्टिलिटीज़ और चीज़ हैं। तो अब हिंदुस्तान के लिए देखना ये है कि उनका रवैया क्या है, जो मेरे ख्याल में अपनी वो साउथ एशियन पॉलिसी में उसको वजाहत करेंगे, और फिर हम बात कर सकेंगे कि क्या वो दोगलापन कर रहे हैं या वो एज अ स्टेट्समैन एक प्रिंसिपल पोजीशन ले रहे हैं।
अच्छा जनरल साहब ये फरमाइए, इंटरनल क्राइसिस जो है एग्रेवेट हो रहा है वहाँ पर और किसानों की तहरीक जो है जड़ पकड़ रही है, दीगर जो ट्रेड यूनियन हैं वो भी अंदर आ सकती हैं। अगर ये पूरे इंडिया में फैलती है खित्ते पर और हमारे मुल्क पे इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखें, अगर जितना हिंदुस्तान पिछले 70 बरस में आज कमज़ोर है, इतना कभी कमज़ोर नहीं था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके अंदर उनकी कोहिजन में इतनी दरारें पड़ गई हैं, इतने बड़े बड़े शगाफ पैदा हो गए हैं कि आज मुसलमान जो पहले कश्मीरी भी डिवाइड होते थे, यूनियनिस्ट कहते थे हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, अब्दुल्ला एंड मुफ्ती, जबकि हुर्रियत वाले कहते थे हमें आज़ादी चाहिए। आज तमाम कश्मीरी एलियनेट हो गए हैं। सिखों ने आज अपना मुतालबा किया ज़रई कवानीन के लिए, उन्होंने कहा ये खालिस्तानी आ गए हैं, उनको खुद सेपरेटिस्ट कह दिया हुकूमत ने। दलित जो हैं वो इनसिक्योर हैं, जो बंगाली थे, जो आसाम में लोग आए थे माइग्रेट करके, शहरियत का कानून बदल के उन्होंने उनकी शनाख्त छीन ली है। तो 13 आज़ादी की मूवमेंट्स पहले ही चल रही हैं और रीजन में आज बांग्लादेश का झुकाव चाइना की तरफ है। वो चिटागांग पोर्ट उनसे डेवलप करवा रहे हैं। जो श्रीलंका है उसकी दोनों पोर्ट्स, हम्बनटोटा की और कोलंबो की, वो चाइना डेवलप कर रहा है। म्यांमार में जो तब्दीली आई है और जिस तरीके से उन्होंने मुआहदे चाइना के साथ किए हुए थे, नेपाल ने एक वाज़ेह पोजीशन ले ली है। तो सराउंडिंग कंट्रीज़ में भी हिंदुस्तान अकेला हो रहा है और मुल्क के अंदर बहुत बड़े शगाफ हैं। अगर किसी में कोई थोड़ा सा वो एक रिजॉल्व शो करते तो मेरे ख्याल में एक्सप्लॉइट करने के लिए उनसे उस अच्छा जनरल साहब, आप हुकूमत को इस वक्त क्या मशवरा देंगे, क्या वो स्ट्रेटेजी बनाए कि कश्मीरी हमारे भाइयों को आज़ादी मिल सके? आप क्या समझते हैं क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन फ्यूचर? जनरल साहब आप सुन पा रहे हैं? क्वार्टर्स उन क्वार्टर्स में मौजूद है जिन्होंने बैठकर ये प्लानिंग करनी है, तो वो इसके बेहतर पॉलिसी साजी कर सकते हैं। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम मीडिया पे डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन कश्मीरियों को ये उम्मीद दिलाना कि आप तनहा नहीं हो, हम आपके साथ खड़े हैं, इसका अमली मुजाहरा कश्मीरी डायस्पोरा को भी करना चाहिए जो कनाडा, अमेरिका और लंदन में बैठे हैं, और खुद पाकिस्तान को भी इसका अमली मुजाहरा करना चाहिए। और जो हिंदुस्तान, थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी वेरी कंट्रीब्यूशन। वक्त का कमी थी वरना हम सुनते रहते, मजीद भी आपको एनलाइटन होते रहते। नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो, आज हफ्ते का आखिरी शो है। मंडे को फिर आपको मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।